Hello, dear student. How are you? I think you will be fine. Dear student, today I am going to discuss Geography Chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife. ये dear student, आज हम क्लास 9th का Geography Chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife कवर करेंगे. तो dear student, today we will study natural vegetation and wildlife in deep and short, यानी बहुत ही डीप में स्टडी करेंगे और शॉर्ट में स्टडी करेंगे. मटेरियल बिल्कुल शॉर्ट में है, तो आइए देखते हैं. तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो डेफिनेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human help. यानी natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human help. यानी जो natural vegetation होती है वो बिना किसी मानव की सहायता के नेचुरली ग्रो होती है, यानी प्राकृतिक रूप से ग्रो होती है, उगती है. तो ऐसी वेजिटेशन को ही हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. ऐसा नहीं कि अगर किसी ने पेड़ लगा दिया, किसी ने बगीचा लगा दिया तो वो नेचुरल वेजिटेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है. नेचुरल वेजिटेशन मतलब खुद से, नेचुरल वेजिटेशन स्वयं से उगती है, उसमें किसी प्रकार की मानव सहायता नहीं होती है. नेक्स्ट देखते हैं वर्जिन वेजिटेशन. वर्जिन वेजिटेशन क्या है? द वेजिटेशन विच इज़ नॉट डिस्टर्ब बाय ह्यूमन फॉर लॉन्ग टाइम. ऐसी वेजिटेशन जो लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से ह्यूमंस के द्वारा डिस्टर्ब नहीं की गई, यानी उसमें कोई कटिंग नहीं की गई है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं की गई है, यानी उसको काटा पीटा नहीं गया है पेड़ों को. तो ऐसी वेजिटेशन जो अनडिस्टर्ब है पूरी तरह से, वो वर्जिन वेजिटेशन होती है. इंडिया में वर्जिन वेजिटेशन 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज एंडेमिक और इंडिजिनस, सेकेंड इज एक्जोटिक प्लांट्स. तो जो इंडेमिक और इंडिजिनस वेजिटेशन किसे कहते हैं? ऐसी वेजिटेशन जो प्योरली इंडियंस है, यानी जिसकी ओरिजिन इंडिया में ही हुई है, जिसकी ओरिजिन इंडिया से ही है, तो वो इंडेमिक और इंडिजिनस हैं. दूसरे टाइप के हैं एक्जोटिक प्लांट्स. एक्जोटिक प्लांट वो हैं जो इंडिया के बाहर से आए हुए पेड़ पौधे हैं. ठीक है, तो एक्जोटिक और एंडेमिक ये 2 टाइप्स की वर्जिन वेजिटेशन है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोरा फौना. तो फ्लोरा क्या होता है? प्लांट्स ऑफ पार्टिकुलर रीजन नोन एज फ्लोरा. प्लांट्स ऑफ पार्टिकुलर रीजन नोन एज फ्लोरा. फौना क्या होता है? एनिमल स्पेसीज ऑफ अ रीजन, ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन नोन एज फौना. यानी जो फ्लोरा और फौना है, किसी एक रीजन की जो रीजन है उसमें पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट स्पेसीज हैं. फ्लोरा एंड फौना आर इंटर डिपेंडेंट ईच अदर. यानी जो फ्लोरा फौना है एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर फ्लोरा नहीं है तो फौना भी नहीं होगा. ठीक है, इसलिए फ्लोरा और फौना दोनों ही एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है. फ्लोरा एंड फौना फाउंड ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स. फ्लोरा और फौना पाए जाने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं कि उसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं. तो फर्स्ट इज रिलीफ. रिलीफ में 2 चीज़ें होती हैं, लैंड एंड सॉइल. तो लैंड में होता है, जैसे लैंड में कई प्रकार की लैंड होती है, जैसे माउंटेनियस लैंड होती है, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होती हैं, ड्राई वेट रीजन होते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो लैंड होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन कवर पाई जाती है. जैसे कि माउंटेनस रीजन में जो है अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है, माउंटेन्स में, हायर माउंटेन्स में. प्लेट्यू रीजन में कुछ जो है बड़े पेड़ पाए जाते हैं. प्लेन्स में महुआ ट्री, नीम ट्री इस तरह के पाए जाते हैं. ड्राई और वेट ड्राई रीजन जैसे डेजर्ट में कैक्टस, बुशेज,
थॉर्नी बुशेस वगैरह पाई जाती हैं। वेट रीजन जैसे डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यानी तो डिफरेंट टाइप की जो लैंड होती है उसमें डिफरेंट टाइप के ही प्लांट्स भी होते हैं। दूसरी चीज़ होती है सॉइल। सॉइल भी बहुत ज़्यादा जो है फ्लोरा और फौना को अफेक्ट करती है। जैसे कि जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में कैक्टस, थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं। वेट या मार्सी सॉइल में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हिली स्लोप्स में कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं। कॉनिकल यानी जो शंकुधारी वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो पाए जाते हैं। तो सैंडी सॉइल, वेट सॉइल, हिली स्लोप, तीनों ही जगह पे अलग अलग टाइप के नेचुरल वेजिटेशन होती है। सेकेंड जो फैक्टर है जो कि फ्लोरा फौना को अफेक्ट करता है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट में 3 चीज़ें होती हैं: टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो रेनफॉल में जो वेरिएशन होता है वो होता रहता है। जिस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर हाई रहता है, वहाँ पे रेनफॉल भी हाई होती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि माउंटेन रीजन में जो नीचे से ऊपर की ओर जब जाते हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है। जिससे टेम्परेचर घटता है वैसे ही रेनफॉल भी घटती जाती है, और रेनफॉल घटेगी तो उसी के अकॉर्डिंग वेजिटेशन कवर भी होगा। यानी जो वेजिटेशन को, जिस वेजिटेशन को जितनी आवश्यकता होती है बारिश की, वो उसी रेनफॉल एरिया में ग्रोथ करती है। यानी अगर ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत है तो वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल वाले पौधे ही उगेंगे, या फिर कह लीजिए जिस जगह पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल को अडॉप्ट करने वाले ट्रीज़ या नेचुरल वेजिटेशन कवर ही रहेगा। दूसरी चीज़ है फोटो पीरियड अथवा और सनलाइट, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। तो आपको पता है ड्यू टू लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो फोटो पीरियड है यानी सनलाइट का जो ड्यूरेशन है वो अर्थ में सभी जगह एक समान नहीं है, सभी जगह अलग अलग है। तो ये ड्यूरेशन होने की वजह से जिस जगह पे सनलाइट अधिक देर तक रहती है वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। 60 मीटर तक भी वहाँ के प्लांट्स हो जाते हैं, एबव 60 मीटर तक भी हो सकते हैं। तो और जहाँ पे सनलाइट नहीं होती है वहाँ पे प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे टुंड्रा वेजिटेशन में या माउंटेन्स में, अपर माउंटेन्स में, वहाँ पे लाइकेंस वगैरह पाए जाते हैं, वहाँ पे सनलाइट बिल्कुल कम होती है। तो वहाँ पे वैसे ही ट्रीज भी होंगे, वैसे ही वेजिटेशन भी होगी जिनको सनलाइट की कम ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन, जहाँ पे जितनी प्रिसिपिटेशन होगी, यानी जो रेनफॉल, ये भी रेनफॉल ही है। जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल, अपने इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो ज़्यादातर साउथ वेस्ट मानसून से होती है। यानी जो साउथ इंडिया के साउथ वेस्ट में जो अरब सागर है वहाँ से मानसून ग्रो करता है और पूरे भारत में उसी से बारिश होती है। इसीलिए जो वेस्टर्न घाट है, इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट पाए जाने का यही एक रीज़न है कि वहाँ पे उधर ही से मानसून आता है, तो वहाँ पे मानसूनी रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है। और जहाँ पे लेस रेनफॉल होगी वहाँ पे लेस वेजिटेशन भी पाई जाएगी। नाउ हम देखते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट, फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो जो फोटो पीरियड है, यानी प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेशन काफ़ी हद तक फॉरेस्ट कवर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद देखते हैं
फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और फॉरेस्ट का एक वर्क और होता है कि ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनको लिवलीहुड प्रदान करते हैं, लिवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। विंड फोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि ये विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद टेम्परेचर को कंट्रोल मेंटेन करते हैं और रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। ये हमारे लिए एनवायरनमेंट क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं, तो इसलिए फॉरेस्ट कवर होना बहुत ही ज़रूरी है। जो फॉरेस्ट होते हैं ये ह्यूमस सॉइल फॉरेस्ट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, यानी सॉइल के लिए, यानी मिट्टी में जो ह्यूमस होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, सूखी डालें हैं, ये सब ज़मीन में गिरती हैं तो सॉइल में मिक्स हो जाती हैं, तो एक ह्यूमस तैयार होता है जिसकी वजह से प्लांट्स, जो न्यू प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। दूसरी चीज़ है ये वाइल्ड लाइफ को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ वी विल स्टडी इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज़ चेंजिंग ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन है वो सेवरल फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है। ये फैक्टर्स कौन से हैं? डिमांड फॉर कल्टीवेटेड लैंड, यानी जैसे जैसे कल्टीवेटेड लैंड की डिमांड बढ़ रही है फॉरेस्ट कवर कम होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, उसमें फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है। माइनिंग होने की वजह से जो हिली रीजन है वहाँ के फॉरेस्ट कवर कम होते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन होने की वजह से भी फॉरेस्ट कवर कम होते जा रहे हैं। ओवरग्रेजिंग होने की वजह से जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। तो ओवरग्रेजिंग भी एक समस्या है जो कि पॉस्चर्स में होती है, जो चारागाह होते हैं वहाँ पे ओवरग्रेजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यू प्लांट्स हैं उनको ग्रोथ करने का मौका नहीं मिलता है और वहाँ पे डेजर्ट बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो आइए देखते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में आपको इकोसिस्टम बताते हैं क्या होता है। इंटरडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑफ एन एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम, यानी जो इंटरडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट का और एनिमल का जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहने वाला जो तंत्र है किसी एक एरिया का, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम। और जो बहुत बड़े इकोसिस्टम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, उसे हम बायोम कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है और बायोम क्या होता है। बायोम एक प्रकार का इकोसिस्टम ही है, लेकिन थोड़ा सा वो एक बड़े पैमाने पे है। तो इस तरह से इकोसिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। देखिए डियर स्टूडेंट, इस पार्ट को हमने बहुत ही शॉर्ट में करने की कोशिश की है, क्योंकि पूरा डिटेल में बुक से स्टडी करना और उसको एक्सप्लेन करने से अच्छा हम समझते हैं कि जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो समझ लिए जाएं और इसी के अकॉर्डिंग आप कुछ भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन टाइप, जो वेजिटेशन के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो पहले प्रकार की जो वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप की वेजिटेशन होती है, और ये कहाँ पे होती है? एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ, जो आइलैंड ग्रुप है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहाँ पे होती है। और इस तरह की वेजिटेशन में
किस तरह के प्लांट्स होते हैं, तो जैसे कि श्रब्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, क्रीपर्स होते हैं यानी जो दूसरे पौधों पे चढ़ जाती हैं, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना। सिनकोना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मेडिसिन भी है, इससे मलेरिया की मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और इस तरह के फॉरेस्ट में एनिमल कैसे होते हैं, एनिमल स्पेसीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि एलिफेंट, मंकी, लेमर, डियर, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, बर्ड्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स, बैट, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स, ये सब पाए जाते हैं। सेकेंड है वेजिटेशन, सेकेंड टाइप की, वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप की जो फॉरेस्ट होते हैं, वेजिटेशन होती है, इसमें जो रेनफॉल कंडीशन होती है वो एबव 200 सेंटीमीटर होता है, यानी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। हाँ, अब देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट। इसमें कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ट्रीज लाइक टीक, बम्बूज, साल, शीशम, संदलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये सब पेड़ जो है, ये जो ट्रीज़ हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टोइज एट्सेट्रा। अब देखिए जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो दो प्रकार के मतलब होते हैं, एक थोड़ा सा ड्राई होते हैं, एक थोड़ा वेट होते हैं। तो दूसरे टाइप के जो होते हैं उनमें टीक, साल, पीपल, नीम आदि भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक होती है। और जो पहले प्रकार के डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उसमें 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ये देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा रोक रोक कर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, जो तीसरा है थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अकेसिया, पाम्स, यूफो यूफोरबियाज, कैक्टी, ये सब जो प्लांट्स हैं वो थॉर्नी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, वाइल्ड एस, हॉर्सेज, कैमल्स एट्सेट्रा। और यहाँ जो रेनफॉल होती है वो लेस दैन 70 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, वो है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट बेसिकली जो माउंटेनस रीजन वाले जो फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। नहीं सॉरी, हाँ, माउंटेन फॉरेस्ट। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, ओक, चेस्टनट, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, केदार, अल्पाइन वेजिटेशन, सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्चेज एट्सेट्रा। और यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, सीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, यॉक, स्नो लियोपार्ड, स्क्वेरल, सैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, सैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर, रेड पांडा, ठीक है, सीप, गोट्स एट्सेट्रा। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये आपके माउंटेन फॉरेस्ट में होते हैं। नेक्स्ट है जो लास्ट वेजिटेशन है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसमें सुंदरी ट्रीज होती हैं, पाम ट्री, कोकोनट ट्री, केवड़ा, एजर, ये सारे ट्रीज होते हैं। और यहाँ पे जो सबसे मेन एनिमल होता है वो है रॉयल बंगाल टाइगर,
जो सबसे मुख्य रूप से जो पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, उसके साथ ही टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, स्नेक्स, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये जो चैप्टर है बहुत ही शॉर्ट में आपने पूरा स्टडी किया। आइए अब देखते हैं ये जो मैप है, इसमें जो वेजिटेशन दी गई है, इसमें वेजिटेशन के माध्यम से, कलर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सी वेजिटेशन किस एरिया में है। जैसे कि ग्रीन कलर में जो डार्क ग्रीन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें देख सकते हैं कश्मीर का जो इलाका है, और इधर जो है ईस्ट में जो बांग्लादेश के ऊपर आप देख सकते हैं, ईस्ट में जो मणिपुर वगैरह हैं यहाँ पे, और इसके बाद जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, बे ऑफ बंगाल के जस्ट ऊपर वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है। और इसके बाद वेस्टर्न घाट देख सकते हैं, अरेबियन सी के किनारे किनारे जो ये है ग्रीन कलर में, ये वेस्टर्न घाट है। और इसके बाद लक्षद्वीप आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप भी है आइलैंड यहाँ पे। और इसके बाद जो है बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे भी जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप की वेजिटेशन होती है। तो ये मैप के माध्यम से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वेजिटेशन किस एरिया में और कहाँ कहाँ होती है। जैसे कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे, आप देख सकते हैं जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे है, क्योंकि कलर दिख रहा होगा आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने कोशिश की है कि बिना बोर्ड के आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूं, और आगे मैं आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड नहीं था, तो इस वजह से मैंने ऐसा वीडियो बनाया है आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगा, और आगे भी हम इस तरह के और भी अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।